dear students, welcome to Modern Physics course, lecture number 40B. I'm Dr. Pervez Ahmed. In this lectures, we will have a discussion on the example on the energy level in quantum mechanics. And this lecture has been a part of the previous two lectures. ठीक है कि आज के lectures में हम energy levels पे जो example है वो deal करेंगे. हम थोड़े से mathematical examples उनको solve करेंगे. और ये जो लेक्चर है, ये जो पिछले दो लेक्चर्स हम करते आ रहे हैं उन्हीं की एक पोर्शंस हैं. सो आइए आज की लेक्चर की तरफ जाते हैं. जिस तरह कि मैंने पहले बताया कि हम एनर्जी लेवल पे एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे. तो जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें हम कंसिडर करते हैं, मतलब थोड़ा सा हम मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि जो एनर्जी लेवल्स है या मुख्तलिफ किस्म के जो फिनोमेनाज हम डिस्कस करते आ रहे हैं, थोड़ा सा इन पे आपका कंसेप्ट वो क्लियर हो जाए. ठीक है. सो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन confined by electrical force to an infinitely deep potential well whose length is whose length L is 100 femtometers. ठीक है, which is roughly 1 atomic diameters. So the question is, what are the energy of its three lowest allowed state and of the state with n is equal to 15. ठीक है, ये पर्टिकुलर्स हमें दिए गए हैं. पोटेंशियल्स जो वेल है उसकी लेंथ दी गई है और हमें कहा जा रहा है कि आपने एनर्जीज को जो थ्री लोवेस्ट लेवल है उसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है और जो 15 स्टेट है इज इक्वल टू 15 स्टेट है उसकी एनर्जी वो कैलकुलेट करनी है. सो वी हैव टू प्रोसीड टुवर्ड द सॉल्यूशंस. एंड सॉल्यूशंस में पहले यू नो दैट वी हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी, क्योंकि हमें कहा जा रहा है कि थ्री लोएस्ट स्टेट के लिए कि जो तीन सबसे लोएस्ट स्टेट्स है आप उसकी एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करें. ठीक है, व्हाट आर द एनर्जी ऑफ इट्स थ्री लोएस्ट है. तो थ्री लोएस्ट स्टेट में हमारे पास जो पहला लोएस्ट स्टेट है जिसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, दैट इज फॉर n इज इक्वल टू 1, जिसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं. सो पहले हम इसके लिए एनर्जी कैलकुलेट करेंगे. सो फॉर दिस वी हैव द रिलेशंस. हमारे पास जो रिलेशंस है सिंपली उसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं. ठीक है, n इज इक्वल टू 1. सो ये हमारे पास फर्स्ट ग्राउंड स्टेट के लिए करस्पॉन्ड टू फर्स्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी. यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं. h कांस्टेंट है, m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वी पुट इट हेयर. ठीक है, l की जो है वो हमारे पास गिवन है. तो यहाँ पर हमने h है, प्लैंक कांस्टेंट है, स्क्वायर, ये वैल्यू पुट की है. सो हम जस्ट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं. सो जो एनर्जी है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की या फर्स्ट ग्राउंड स्टेट की, सॉरी, तो ग्राउंड स्टेट की हमारे पास जो एनर्जी बनती है दैट इज इक्वल टू 6.3 × 10⁻⁻18 जूल. दैट वी से करस्पॉन्ड टू 37.7 इलेक्ट्रॉन वाट. ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी है. ठीक है. सो द एनर्जी ऑफ द रिमेनिंग स्टेट, अब हमारे पास तीन स्टेट बनते हैं. एक जो है पहला एक्साइटेड स्टेट, दूसरा एक्साइटेड स्टेट और 15 स्टेट्स, मतलब इन तीनों स्टेट्स की हमने क्या करनी है, एनर्जी वो कैलकुलेट करनी है. सो यहाँ पर हमने आपको जिस तरह पहले कहा था कि जो बाकी जो स्टेट्स है उनकी जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू n टाइम द ग्राउंड स्टेट एनर्जी. ठीक है, कि यहाँ पर ये क्या है, जिस तरह हमारे पास जनरल रिलेशन है कि ई एन इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम द ग्राउंड स्टेट एनर्जी. E1 इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी. तो यहाँ पर जस्ट हम n की वैल्यू पुट करेंगे और उसको जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है उसके साथ जो n का स्क्वायर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे. सो E1 की जो वैल्यू है ग्राउंड स्टेट एनर्जी वो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की है. अब यहाँ पर सिंपली हम n की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे तो और उसको मल्टीप्लाई करेंगे ग्राउंड स्टेट एनर्जी के साथ, तो हमें एग्जैक्टली उस स्टेट की एनर्जी वो डिफाइन हो जाएगी. सो अब हमने क्या करना है, n इज इक्वल टू 2 फाइंड करना है. तो n की जगह पर 2 फाइंड करें. सो E2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर टाइम E1, दैट इज इक्वल टू 4 and 2 37.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दैट यू विल गेट 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. Similarly for third state you put n is equal to 3. So here 3 square multiply by the ground state energy. So here you put the values, so you get the answer that is equal to 339, okay, electron volt, 339 electron volt. Similarly 15 states के लिए यहाँ पर है okay, you put the values of n equal to 15. So यहाँ पर 15 square
ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द ग्राउंड स्टेट एनर्जी. So it's just sample multiplications and you get the values for the 15 state. So that is equal to 8481 electrons watt. ये हमारे पास मतलब एनर्जी है. So ये पहले दो एक्साइटेड स्टेट है. पहले दो एक्साइटेड स्टेट की हमारे पास जो एनर्जी है, एक की जो है 150 इलेक्ट्रॉन वॉट, और जो दूसरी एक्साइटेड स्टेट है उसके लिए हमारे पास जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 339 इलेक्ट्रॉन वॉट. और सिमिलरली जो 15 स्टेट है वो भी गिवन है. ठीक है, अब इसी क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है, और हम थोड़ा सा उसमें एडिशंस कर रहे हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ए ट्रांजिशंस फ्रॉम द n इज इक्वल टू 3 एक्साइटेड स्टेट बैक टू द ग्राउंड स्टेट, सो डज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस. मतलब ऐसी क्वेश्चन है कि हमने जिस तरह पहले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहा है सारे कंडीशन वही हम ले रहे हैं. ठीक है, और इसी कंडीशन में हम कह रहे हैं हमें एनर्जी का पता लग गया इसी क्वेश्चन के अंदर. ये देखो, ये थर्ड स्टेट है. ठीक है, थर्ड स्टेट में हमने एनर्जी को कैलकुलेट किया दैट इज इक्वल टू 339 इलेक्ट्रॉन वॉट्स. अब जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन से रिलेवेंट है. हम कहते हैं कि इसी थर्ड स्टेट से जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट में जा रहा है. ठीक है, so electrons make a transition from n is equal to 3 excited state back to the ground state. So does the energy of the system increases or decreases? कि सिस्टम की जो एनर्जी है वो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है. So how to solve? We have the solutions. The solution is कि you remember कि the energy of the system decreases as energy drop from 339 electron volt to 150 electron volt. ठीक है, कि ग्राउंड स्टेट हमारे पास क्या है कि हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स मेक ए ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी टू एक्साइटेड स्टेट बैक टू द ग्राउंड स्टेट, कि वो ग्राउंड स्टेट की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रही है. सो ग्राउंड स्टेट इसका मतलब है कि जो सिस्टम है उसकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी, वो ड्रॉप करेगी. किधर? वो ड्रॉप करेगी 339 से 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तरफ. मतलब उसकी एनर्जी वो क्या होगी, वो यहाँ तक वो डिक्रीज करेगी. ठीक है, सो व्हाट इट मीन? it mean that the lowest amount, that is delta E, is equal to E3 minus E1. ठीक है, अब E3 minus E1 है कि 339 इलेक्ट्रॉन माइनस 150 इलेक्ट्रॉन वॉल्ट. ठीक है, सो ये हमारे पास है is radiated away in the form of electromagnetic wave with a wavelength lambda obeying the relation delta E is equal to hc over lambda. कि ये जो एनर्जी है ये दोनों लीवर्स की इसी फॉर्म में हमारे पास ये जो एनर्जी है डिफरेंस है दैट विल बी इवॉल्व. ठीक है, और दैट विल बी रेडिएटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स जंप बैक फ्रॉम हायर एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट. ठीक है, एक्साइटेड स्टेट हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो ये एनर्जी वो रेडिएट करेगी और दैट विल बी अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशंस. ठीक है, वो जो एनर्जी इवॉल्व होगी ड्यूरिंग द ट्रांजिशंस दैट हैव टू फॉलो दिस रिलेशंस, वो इस रिलेशन के मुताबिक वो होगी, वो इवॉल्व करेगी. सो बेसिक जो आंसर है कि एनर्जी डिक्रीज होगी और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो इवॉल्व होंगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है, विद द वेवलेंथ लैम्डा ओबेइंग द प्लैंक्स लॉ. ठीक है, सो एक और एग्जांपल है रेडिएशन एमिटेड ड्यूरिंग डी एक्साइटेशंस. ठीक है, अब हमारे पास है कि एक क्वेश्चन एक चीज़ हमसे ये मांग रहा है कि कैलकुलेट करें. वो क्या है? कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस that is being emitted when the excited system at n is equal to 3 and the previous example de-excited to its ground state. ठीक है, यहाँ पर ये सिचुएशंस है कि पार्टिकल यहाँ पर है n is equal to 3 स्टेट में है और ये डी एक्साइट कर रही है n is equal to 1 स्टेट तक. तो इसी दौरान हमें कहा जाता है कि यू नीड टू कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ को हमने कैलकुलेट करना है व्हेन वी हैव डी एक्साइटेशंस फ्रॉम n is equal to 3 to n is equal to 1. ठीक है, सो सोल्यूशन में हमारे पास जो रिलेशंस है वेवलेंथ के लिए अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स लॉ वो है लैम्डा इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय चेंज इन एनर्जी. ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ चेंज इन एनर्जी. तो उसमें हम जस्ट वैल्यू पुट करते हैं जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल में हमने किया. तो यहाँ पर हमारे पास जो रिलेशन बनेगी
सो दैट इज जो ऊपर वाला हमने कैलकुलेट किया था, दैट बेसिकली इक्वल टू 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय E3 माइनस E1। ये दोनों एनर्जी के, यहाँ पर हम कहते हैं कि डिवाइड बाय द एनर्जी डिफरेंस। तो एनर्जी डिफरेंस क्या है बिटवीन द टू लेवल्स, दैट इज द ग्राउंड स्टेट एंड द सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, वो डिफरेंस है। और वो डिफरेंस हमारे पास ये मतलब है। तो आप यह करें, कैलकुलेशंस करें, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। यू डू द कैलकुलेशंस, अब ये कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। सो मतलब ये वैल्यू है और इसमें ये वाला वैल्यू निकाल के उस पर डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट द वैल्यूज। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने इसको पुट किया कि लैम्डा इज इक्वल टू एक्स 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 एन नैनोमीटर्स, ठीक है। तो मतलब जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये लेमडा की एक पर्टिकुलर वैल्यू निकल आएगी। सो दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, वो हमारे पास क्या होगी, वही रिक्वायर्ड आंसर होगी। मतलब प्रोटॉन जब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब इसी स्टेट से यहाँ पर इस स्टेट पर आएगी तो उसकी ये एनर्जी, सॉरी ये वेवलेंथ वो उसकी होगी, ठीक है। अनदर एग्जांपल है कि एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्वांटम स्टेट है कि उसमें क्या करते हैं, कंसिडर्स a 1 microgram speck of dust moving back and forth between the two ridge walls separated by 0.1 millimeters. It moves so slowly that it takes 100 seconds for the particle to cross this gap. So what quantum numbers describe this motions, ठीक है। ये कौन सा जो क्वांटम नंबर है इस स्टेट्स को वो डिस्क्राइब कर रहा है। तो उसके लिए हमारे पास सोल्यूशन है कि द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज, पार्टिकल की जो एनर्जी है दैट इज गिवन सिंपली बाय द काइनेटिक एनर्जी रिलेशंस। तो काइनेटिक एनर्जी की जो रिलेशन है उसमें हम सिंपली वैल्यूज पुट करते हैं। सो वी गेट द एनर्जी दैट इज इक्वल टू 5 and to 10 raised to power minus 22 joule, ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी है, ठीक है। सो नाउ सॉल्विंग फॉर एन, ठीक है, एन के लिए स्टेट के लिए हम फॉलो करेंगे। तो स्टेट जो है जनरल रिलेशन हमारे पास ये हमारे पास जनरल रिलेशन है फॉर एनी पर्टिकुलर स्टेट टू कैलकुलेट द एनर्जी इन एनी पर्टिकुलर स्टेट। ये हमारे पास जनरल रिलेशन है, दैट इज ई विद सबस्क्रिप्ट एन, ठीक है, दैट स्पेसिफाई जर्नल स्टेट, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर 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 डिवाइड बाय 2m एल स्क्वायर, ठीक है, ये रिलेशंस है, ठीक है। अब यील्ड जो हमारे पास है कि इसी रिलेशन से हमें कहा गया है कि आप स्टेट्स को वो करें कि ये कौन से स्टेट को ये कर रहा है। तो इसी रिलेशंस के अंदर हमने क्या करना है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो रिलेशन है, ये जो वैल्यूज को इधर इस साइड पे लेके आनी है और फिर इसके अंदर यहाँ पर जो वैल्यूज है वो पुट करनी है। एनर्जी हमने कैलकुलेट की है कि एनर्जी हमारे पास इतनी है। बाकी जो चीज़ें हैं वो प्रीवियस एग्जांपल से हम ले रहे हैं, एल बी ले रहे हैं, एच की वैल्यू गिवन है, ये इलेक्ट्रॉन की मास है। तो ये सारा हम उसमें जब पुट करेंगे तो दैट विल अप्रॉक्सीमेटली यील्ड्स 3 into 10 raised to power 14, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज अ वेरी लार्ज नंबर, ये बहुत ही मतलब हाई नंबर है। सो इट इज एक्सपेरिमेंटली इम्पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द n is equal to 3 into 10 raised to power 14 and n is equal to 1 plus 3 into 10 raised to power 14 states, ठीक है। सो अब ये हम कहते हैं कि ये हमारे पास ये जो स्टेट्स की वैल्यू निकल आई है ये क्या है, कि ये बहुत बड़ी वैल्यू है और ये हमारे लिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, एक्सपेरिमेंटली हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि इसको हम क्या करें, इसमें हम परख कर सकें, कि हम परख कर सकें कि ये जो लेवल है और इस तरह इससे एक हायर लेवल है उसमें हम परख कर सकें। सो दैट द क्वांटाइज नेचर ऑफ दिस मोशंस वुड नेवर ट्रेवल, वुड नेवर रिवील इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम कहते हैं कि जो क्वांटाइजेशन का जो कंसेप्ट है या जो क्वांटाइज नेचर का कंसेप्ट है ऑफ दिस मोशंस वुड नेवर रिवील इटसेल्फ, कि वो अपने आप को वो रिवील नहीं कर सकेगी क्योंकि हमारे पास ये जो नंबर है ये बहुत ही ज़्यादा आ रहा है और एक्सपेरिमेंटली उसको डिस्टिंग्विश करना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो हमारे लिए वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। सो द क्वांटम स्टेट ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स
कैन नॉट बी एक्सपेरिमेंटली discerned as seen in the previous example. ठीक है, सो effectively its quantum state appear as continuous. ठीक है, तो इसकी जो quantum states होगी it will appear continuous and it will look like this. तो वो इस तरह नजर आएगी. ठीक है, अब n इज इक्वल टू मतलब एक हमारे पास स्टेट है that will correspond to this particular state, that is the energy state. N is equal to 10 raised to the power 14, that corresponds to the energy 5 and 10 raised to the power minus 22 joule. ठीक है, अब डेल्टा ई को हम कंसिडर करते हैं, तो डेल्टा ई दैट शुड बी इक्वल टू 10 raised to power minus 17 इलेक्ट्रॉन वॉट. सो इज टू टैनी टू डिसर्न. ठीक है, मतलब ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा मतलब है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल वैल्यू है ताकि इसको हम कंसिडर कर सकें. ठीक है, सो इफेक्टिवली क्वांटम स्टेट इसको हमारे पास जो होगी वो क्या होगी, वो डिस्क्रीट उसको हम नहीं कर सकते, वो हमारे पास एक कंटिन्यूस ही दिखेगी. ठीक है, सो allow energy in classical system appear continuous. ठीक है, जो क्लासिकल फिजिक्स में हम कहते हैं कि allow energy जो होगी वो क्या होगी, वो कंटिन्यूस होगी, such as energy carried by a wave, total mechanical energy of an orbiting planet etc. जिसका मतलब हमारे पास बड़ी बॉडीज है, मतलब उसके साथ जो एनर्जी लिंक है, मतलब मिसाल के तौर पर हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, या हम करते हैं डिस्क्रीट एनर्जी एंड क्वांटाइज सिस्टम, डिस्क्रीट सच एज द एनर्जी लेवल एंड एटम्स, एनर्जी कैरीज बाय फोटॉन. तो मतलब जो डिस्क्रीट एनर्जी का कंसेप्ट हम ले रहे हैं दैट इज बेसिकली फॉर द स्मॉलर स्केल पार्टिकल्स. तो जो हमारे पास क्लासिकल पार्टिकल्स है या हेवनली ऑब्जेक्ट है या बड़े बॉडीज है, ठीक है, तो उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी हम ले रहे हैं, मतलब वो हम कंटिन्यूस ले रहे हैं, क्योंकि वो बॉडीज़ हमारे पास क्या है, अगर बॉडीज़ हमारे पास बड़े हो जिस तरह के हमारे पास प्लैनेट्स एक्सेट्रा है, तो इसके लिए जो एनर्जी लेवल हम कह, उनका जो एनर्जी लेवल होता है वो क्या होता है, वो कंटिन्यूस होता है या हम कंटिन्यूस लेते हैं. और इसके मुकाबले में जो स्मॉलर स्केल बॉडीज़ है, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं प्रोटॉन्स है, या एटम्स है, इटसेल्फ है, एटम्स के अंदर लेवल है, उसको हम लेते हैं एज अ डिस्क्रीट लेवल्स. ठीक है, एक और हमारे पास एग्जाम्पल है ऑन द प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन के वेयर एंड द वेल द पार्टिकल स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम. एक और एग्जाम्पल हम कहते हैं कि पार्टिकल इन द बॉक्स. तो पार्टिकल बॉक्स के अंदर हम कहते हैं क्वेश्चन जो है कि पार्टिकल बॉक्स के अंदर ज़्यादातर टाइम किस लोकेशंस पे गुजारती है. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू दिस क्वेश्चन, सो you have to remember that the particle spend most of its time in places where its probability to be found is the largest. मतलब क्वेश्चन हमारे पास है कि पार्टिकल बॉक्स के अंदर है तो ज़्यादातर टाइम किस लोकेशंस पे वो स्पेंड करती है, तो इसका आंसर है कि पार्टिकल ज़्यादातर टाइम उसी जगह पर स्पेंड करती है जहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो. मतलब हमने उसकी क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. ठीक है, और प्रोबेबिलिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो इसके लिए हम फाइंड फॉर n इज इक्वल टू 1 एंड फॉर n इज इक्वल टू 3 क्वांटम स्टेट रिस्पेक्टिवली, सो द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड. ठीक है, कि उन्हीं पर हम क्या करेंगे कि हम प्रोबेबिलिटी फाइंड, हम कहते हैं कि पार्टिकल वहाँ पर उसकी ज़्यादा होगी जहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी वो लार्जेस्ट है. ठीक है, अब यहाँ पर हमें कहा जाता है कि फाइंड, कि हमने फाइंड करना है फॉर द n इज इक्वल टू 1 and for n is equal to 3 quantum state respectively. ठीक है, the point where the electron is most likely to be found. ठीक है, कि इन मतलब लोकेशंस के लिए हमने दो क्वांटम स्टेट्स हमें दी गई है कि उनके लिए हमने फाइंड करना है कि किधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि हम उसको पाएंगे उधर. ठीक है, मतलब ये दो स्टेट्स हमें दी गई है क्वांटम स्टेट्स है, और हमें कहा जाता है कि आप फाइंड आउट करें कि इनमें से इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादातर हम इसको किधर फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर इसका सोल्यूशन कुछ यूँ है कि देखिए हम कंसिडर करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड n इज इक्वल टू 1 states, the probability to find the particle is highest at x is equal to l over 2. ठीक है, मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, वो हाईएस्ट है किस लोकेशन पे, l इज इक्वल टू 2 पे. ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन इस लोकेशन पे होगा. सो यहाँ पर हम सकते हैं कि हेंस इलेक्ट्रॉन इज इन द
n is equal to one state spend most of its times there compared to other places. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है, कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी इस जगह पर ज़्यादा है। तो ये जो स्टेट है n इज इक्वल टू वन स्टेट है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादातर इसी लोकेशन पर टाइम गुजारता है एज कम्पेयर टू अदर स्पेसेस। ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर स्पेसेस। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास कंडीशंस है। नाउ फॉर द इलेक्ट्रॉन्स एंड n इज इक्वल टू थ्री स्टेट्स, ये तो हमारी पास पॉसिबिलिटी थी n इज इक्वल टू वन स्टेट के लिए, और n इज इक्वल टू वन स्टेट के लिए हमने पोजीशन को स्पेसिफाई किया कि x इज इक्वल टू l/2 आएगा। ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादातर इस लोकेशन पे ज़्यादा है। ठीक है, और अगर हम कहते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन एंड एल इज एन इज इक्वल टू थ्री स्टेट, सो द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द पार्टिकल इज हाईएस्ट एट एक्स इज इक्वल टू व्हाट। अब ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की जो इक्वेशन है आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है एक्स की जो वैल्यू आप निकालते हो, ठीक है, इज हाईएस्ट एज एल बाई सिक्स या एल ओवर सिक्स L/2, ठीक है, इन 5L/6। मतलब ये हमारे पास पोजीशंस है दैट बीन करस्पॉन्ड टू दिस पर्टिकुलर लेवल्स। ठीक है, मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी पोजीशन है n इज इक्वल टू थ्री, ये देखें एक्साइटेड स्टेट, ये हमारे पास थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, n इज इक्वल टू थ्री है। ये n इज इक्वल टू थ्री है, तो n इज इक्वल टू थ्री में जो x की पोजीशन है दैट इज x इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज x इज इक्वल टू l बाई सिक्स। ठीक है, ये l बाई सिक्स है या l ओवर सिक्स है। ठीक है, दिस इज l/2 एंड दिस इज 5l ओवर सिक्स है, ये पोजीशन है। जबकि पहले n इज इक्वल टू वन के लिए हमारे पास ये स्टेट था कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी वो मैक्सिमम है। ठीक है, सो हेंस इलेक्ट्रॉन इन द n इज इक्वल टू थ्री स्टेट स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम एट दीज थ्री प्लेसेस, कि यहाँ पर n इज इक्वल टू थ्री के लिए मतलब ये लोकेशंस है। ठीक है, ये लोकेशन जहाँ पर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की जो फाइंडिंग या इलेक्ट्रॉन मोस्ट ऑफ इस टाइम इट स्पेंड हेयर एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन। n इज इक्वल टू थ्री के लिए ये लोकेशन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादातर टाइम गुजारता है, और n इज इक्वल टू वन के लिए ये हमारे पास लोकेशन है जहाँ पर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादातर टाइम वो गुजारता है। ठीक है, सो बाउंड्री कंडीशन एंड नॉर्मलाइजेशंस ऑफ द वेव फंक्शंस इन इनफाइनाइट फेल्स। ठीक है, कि इनफाइनाइट फेल्स में हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशंस है या नॉर्मलाइजेशंस है वो क्या होगी। सो ड्यू टू प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ द वेव फंक्शंस, the probability density that we denoted by p is a function of positions or space x, ठीक है, is equal to uh, absolute square of the size of wave functions, and it must be such that कि हमारे पास क्या होगी कि probability should be equal to psi modulus square या psi absolute square, and we say that that should be greater than zero। ठीक है, जीरो से ग्रेटर होगी फॉर ए कंडीशंस के जीरो इज स्मॉलर देन एक्स एंड एक्स इज स्मॉलर देन एल, कि मतलब हमारे पास अगर ये कंडीशन है सो प्रोबेबिलिटी विल बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, सो द पार्टिकल्स, अब ये कंडीशन है, सो द पार्टिकल हैज नोवेयर टू बी फाउंड एट द बाउंड्री एज वेल एज आउटसाइड द वेल। ठीक है, या ये तो हमारे पास कंडीशन है, यहाँ पर ये फर्स्ट कंडीशन है। हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय दिस रिलेशंस। अब यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है कि द पार्टिकल हैज नो वेयर टू बी फाउंड एट द बाउंड्री एज वेल एज आउटसाइड द वॉल, दैट इज ए पॉसिबिलिटी, दैट इज एफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज इक्वल टू, या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट स्क्वायर द वेव फंक्शन, एंड वी से दैट इज इक्वल टू जीरो। कि अगर मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमारे पास जीरो के बराबर हो फॉर एक्स इज इक्वल टू, फॉर एक्स इज इक्वल टू जीरो, फॉर एक्स इज स्मॉलर आर इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू एल, अगर ये कंडीशंस है तो हम कहेंगे कि इस कंडीशंस के अंदर हमारे पास कहीं पर भी प्रोबेबिलिटी नहीं है पार्टिकल्स को देखने की या पार्टिकल्स को फाइंड आउट करने के लिए, कि ना हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि पार्टिकल्स जो होगा ये बाउंड्री पे होगा या आउटसाइड द वेल होगा। यहाँ पर हमारे पास कोई प्रोबेबिलिटी वो नहीं है। ठीक है,
मतलब यहाँ पर कहीं पर भी इन लोकेशन पर हम पार्टिकल्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, अब एक और कंडीशंस है, मतलब ये तो हमारे पास आउटसाइड था। सो द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज जीरो एट द बाउंड्रीज। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटीज हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो है एट द बाउंड्रीज। ये बाउंड्रीज पे ये हमारे पास देखें, ये वेल्स है, ठीक है। इस वेल में जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में कहा कि जो बाउंड्रीज है, ये देखो ये हमारे पास बाउंड्रीज है, ये मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर वेव फंक्शंस है जो इलेक्ट्रॉन कर रहा है। अब ये हमने कहा कि जो बाउंड्रीज है, यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो क्या है, वो जीरो है। तो ये हमारे पास ये देखिए ये बाउंड्रीज है, यहाँ पर जीरो है। सो इनसाइड द वेल द पार्टिकल इज बाउंसिंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन द वॉल। अब हम कहते हैं कि बाउंड्रीज पे तो हमारे पास क्या है, बाउंड्रीज पे और आउटसाइड हमारे पास प्रोबेबिलिटी वो क्या है, वो बिल्कुल जीरो है। अब अगर हम अंदर की बात करें, सो अंदर हम कहते हैं कि इनसाइड द वेल्स द पार्टिकल इज बाउंसिंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन द वॉल्स, कि यहाँ पर अंदर जो पार्टिकल है बैक एंड फोर्थ वो मूव कर रहा है इनसाइड द वॉल। सो इट्स ऑब्वियस दैट इट मस्ट एग्जिस्ट विद इन समवेयर विद इन द वॉल, ठीक है, कि पार्टिकल जो है वो बॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं पर वो एग्जिस्ट करेगी। सो व्हाट इट मीन दैट कि द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है, dx that should be equal to इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू l, ठीक है, psi एब्सोल्यूट स्क्वायर dx that is equal to 1। तो ये हमारे पास क्या है कि मोस्ट प्रोबेबल कि पार्टिकल इज समवेयर इनसाइड द बॉक्स, ठीक है, कि पार्टिकल बॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं पर वो मौजूद है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। एंड दैट इज वी कॉल द नॉर्मलाइजेशन कंडीशंस ऑफ द वेव फंक्शंस। इसी को हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशंस ऑफ द वेव फंक्शन, दैट इज इंटीग्रल्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी फी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी dx, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू l साई मॉड्यूलस स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1, या एब्सोल्यूट स्क्वायर ऑफ साई dx इज इक्वल टू 1। और इसी को हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन कंडीशंस ऑफ द वेव फंक्शंस, ठीक है। और एंड इट रिप्रेजेंट द फिजिकल फैक्ट दैट द पार्टिकल इज कंटेन्स इनसाइड द वेल and the integrated possibility to find it inside the well must be 1, ठीक है। And similarly the normalization conditions will be used to determine the normalization constants when we solve for the wave function and the Schrodinger equation। मतलब इसको हम उधर फिर जो Schrodinger equation को हम सॉल्व करेंगे तो फिर उसके अंदर हम इसको मजीद फिर डिस्क्राइब करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशंस मतलब क्या है, और साई को जो साई स्क्वायर है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। So that's all for this lecture. Thanks for watching. See you next lecture very soon. Till then, bye bye.